Good morning, students. Now our next topic is AC circuit containing an inductor. In the previous lecture we have studied that when AC circuit is connected with a resistor, then current and voltages are in same phase. ठीक है, अब देखते हैं कि AC सर्किट में अगर इंडक्टर जुड़ा है तो करंट और वोल्टेज में क्या फेज रहता है. ठीक, दिस इज योर इंडक्टर and it is connected with an alternating circuit. L is the inductance. तो AC वोल्टेज कितना होता है? E is equal to E0 sin ओमेगा t. इतना वोल्टेज सप्लाई करेगा AC, करंट फ्लो होगा. तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अब यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ रही है. ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एक opposing EMF या back EMF which opposes the growth of the current in the circuit. So what we have to do, we have to apply an opposing voltage in order to maintain the flow of current. तो कितना back EMF सेटअप हो जाएगा? E is equal to minus L di upon dt. So what we have to do, we have to apply an opposing voltage in order to maintain the flow of current. ये इतना opposing voltage अप्लाई करेंगे सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए. तो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू L di अपॉन dt. इतना अपोजिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे. या देखो जी, ये आपका इक्वेशन 1 है, दिस इज योर इक्वेशन 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो कितना हो जाएगा? L di अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E0 साइन ओमेगा टी. यहाँ तक समझ में आया? अगर ऐसे समझ में नहीं आता है कि हमने एक अपोजिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कैसे, फिर उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आप यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं. ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता था? डेल्टा V इज इक्वल टू 0. यहाँ पर ये कितना वोल्टेज दे रहा है? AC E प्लस कितना हो जाएगा? ये अपोजिंग वोल्टेज कितना था? माइनस L di अपॉन dt इज इक्वल टू 0. सो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L di अपॉन dt. E कितना हो जाएगा? E0 साइन ओमेगा t. देखो ऐसे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो. इसको आप सेकंड मेथड भी आप मान सकते हो कि आप ऐसा लगा के भी आप कर सकते हो. ठीक है, अब देखो, सो di इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E0 L को इधर ले जाओ, E0 अपॉन L साइन ओमेगा t dt. ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेट किया तो करता हूँ यहाँ पर, तो di कितना आ जाएगा? I E0 अपॉन L कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इसमें ओमेगा नीचे आता है. ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है. अब देखो जी, यहाँ पर करंट लेफ्ट साइड में और ये दोनों राइट साइड, यानी इसका डायमेंशन करंट का डायमेंशन, इस कांस्टेंट का डायमेंशन करंट का डायमेंशन. तो एवरेज करंट एक कंप्लीट टाइम पीरियड t के अंदर, एक टाइम पीरियड t यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0. ठीक है, तो एवरेज करंट एक कंप्लीट साइकिल में इस कांस्टेंट का टर्म भी क्या रहेगा? 0. ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में यानी गिवन टाइम पीरियड में इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? 0. सो I इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L लिख दिया, और यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, कॉस ओमेगा t. I इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा t को साइन के टर्म्स में लिखो जी, तो लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस ओमेगा t. ठीक है, अब देखो I इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन ओमेगा L. अब इस माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? साइन, या एक काम करो, माइनस बाहर ही रहने दो,
साइन, यहाँ माइनस कॉमन लो, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, आपको पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो E0 अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखो जी यहाँ पर साइन ओमेगा टी, ठीक है, फिर I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी पहले है, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस यानी फेज, देखो यहाँ पर फेज कितना आ रहा है, नेगेटिव में, तो इसको हमने पॉजिटिव किया है, तो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब देखो क्या मालूम चल रहा है कि वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, लेकिन करंट ओमेगा टी से 90 पीछे है, दैट मीन्स करंट लैग्स behind the voltage by pi by 2। ये ध्यान देने वाली बात है कि करंट 90 पीछे है। 90 पीछे क्यों हो गया भाई, जब दोनों एक साथ चले थे तो करंट पीछे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब वोल्टेज अप्लाई किया था हमने E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है, बैक ईएमएफ के कारण करंट को अपोज करने लग गया था, करंट को अपोज करने यानी करंट को रोकने लग गया था, जिसके कारण से करंट 90 डिग्री पीछे हो गया था। ठीक है, तो इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग्स का मतलब होता है पीछे हो गया बाय वोल्टेज 90 डिग्री ऐसा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है। उसके बाद इसका फेज रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। अब फेज रिलेशनशिप बनाने के लिए फेजर डायग्राम या रोटेटिंग वेक्टर्स यूज करेंगे। तो ये बनाया आपने वोल्टेज को E, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऐसे करो, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो थीटा क्या लिखते हैं ओमेगा टी। ठीक, तो करंट और वोल्टेज इनमें है, मैंने कहा कि 90, ये तो चलता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऊपर की तरफ, करंट 90 पीछे है, ये आपका आ गया करंट, तो इन दोनों में एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। करंट और वोल्टेज में यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। भाई ये थीटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे निकालेंगे, तो फेजर डायग्राम रहेगा E ऊपर और I नीचे की तरफ में रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग साइन के टर्म्स में अगर डायग्राम बनाते हैं तो वोल्टेज का तो एज इट इज रहेगा, जो आप लोग डायग्राम बनाएंगे ना, जो सिंगल रूल में जो नोटबुक्स में जो होता है लाइनें, तो ध्यान से बनाना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना वो +1 और -1 के बीच में होता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बना दिया, एक बड़ा बना दिया एक छोटा, तो ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगा। तो क्या करना है कि सिंगल रूल की जो कॉपियाँ जो लाइनें हैं ना उसमें उसका आप यूज़ करेंगे। जैसे तो अगर आपने 2 लाइन्स में बना रहे हैं AC, तो ये आप क्लियरली शो कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑसिलेटिंग बिटवीन +1 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लूप्स के जो विड्थ है इक्वल आएंगे। तो ये तो हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए। अब करंट क्या रहता है 90 पीछे, तो 90 पीछे यानी 90 यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना लेंगे। अब देखो इसमें और एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले डायग्राम ये बना लेंगे, फिर उसके बाद फेजर डायग्राम, फिर AC का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जी यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं इंडक्टर में। एक चीज़ तो समझ में आती है कि करंट जो है इंडक्टर के केस में 90 पीछे हो गया है। ठीक, तो यहाँ देखो इस रिलेशनशिप को देखो, I इज इक्वल टू कितना है E0 अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी I0, जब ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो E0 अपॉन ओमेगा L। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यानी ये कुछ रेजिस्टेंस का टर्म है क्या।
देखो जी प्योर इंडक्टर क्या होता है? प्योर इंडक्टर का मतलब इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो। प्योर इंडक्टर मीन्स इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो। तो ये तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता है, तो फिर ये क्या होगा? सो इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द अल्टरनेटिंग करंट दैट इज सेड टू बी रिएक्टेंस, और इसको लिखा जाता है XL। व्हाट इज रिएक्टेंस? रिएक्टेंस XL, ठीक है। X मतलब रिएक्टेंस किसका? इंडक्टर का। तो इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट दैट इज नोन एज द रिएक्टेंस। और ये XL क्या है? XL है आपका ओमेगा L। XL क्या है? ओमेगा L। देखो जी यहाँ पर इसको कहते हैं रिएक्टेंस, ठीक। तो अब इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इसका होता है ओम। अब ये ओम कैसे आता है? देखो जी XL इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई इंटू L। तो 2 पाई इसका टाइम इसका कितना जाएगा? फ्रीक्वेंसी का 1 सेकेंड, और L मैं जानता हूँ E इज इक्वल टू होता है L di/dt। सो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E dt/di। E dt/di। अब वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम dt सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो SI यूनिट ऑफ XL इज ओम। SI यूनिट तो यानी ये इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंस, और SI यूनिट इसका ओम रहता है। देखो जी एक क्वेश्चन इसमें से एक ये आता है कि ग्राफ क्या होगा अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं XL और L में, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। या XL और फ्रीक्वेंसी में, XL और फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि XL इज इक्वल 2 पाई न्यू L। L कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा XL बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखो जी फॉर AC अल्टरनेटिंग करंट में, आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, तो यानी XL होगा कितना? 2 पाई न्यू इंटू L, इतना ऑपोजिशन होगा। लेकिन फॉर DC डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, तो XL इज इक्वल टू 0। यानी अगर इंडक्टर, अगर DC में, अगर इंडक्टर हम DC में लगा देते हैं, तो सिंपली ये जो इंडक्टर अपोजिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसमें कोई भी ऑपोजिशन नहीं रहेगा, और ये एक सिंपली एक वायर की तरह बिहेव करेगा। देखो जी XL इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज 0 एंड द इंडक्टर विल सिंपली बिहेव लाइक अ वायर, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और चीज ये कि एक तो SI यूनिट हो गया, और AC और DC में क्या होता है। देखो जी एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जब किसी रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस वो ऑपोजिशन कैसे आया? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिशन टू द पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इंडक्टर में ऑपोजिशन कैसे आया? इस बैक EMF के वजह से ऑपोजिशन आता है, ठीक है। थैंक यू।